तो फिल्म शुरू होती है और हम मिलते हैं यूरी से, जो बताती है कि हमारे गांव के पहाड़ों में ओची नाम के जीव रहते हैं और उनसे बचने के लिए गांव में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पहरा दिया जाता है, क्योंकि ओची रात में अपने पहाड़ों से बाहर आते हैं। अब एक शिकारी पेत्रो और कई बच्चे रात में पहाड़ों के जंगलों की ओर जाते हुए दिखाए जाते हैं। यूरी भी इन बच्चों में शामिल थी और इन सभी बच्चों के हाथों में राइफलें भी थी। पेत्रो जंगल में जाने से पहले यूरी को एक चाकू देता है और उससे कहता है कि इसे अपने पास रखना, ताकि अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने लगे तो तुम इसका इस्तेमाल कर सको। अब हमें ये जीव ओची भी दिखाए जाते हैं, जो नीले रंग के जीव हैं, जो बंदर जैसे दिखते हैं। फिर पेत्रो के आदेश पर कुछ बच्चे पेड़ों में आग लगा देते हैं, कुछ जाल बिछाकर इन जीवों का रास्ता रोक लेते हैं और बाकी लोग इन ओची का शिकार करना शुरू कर देते हैं। वे इन सब जीवों को खत्म करके इस इलाके से खत्म करना चाहते थे, ताकि उनका शहर सुरक्षित रहे। इसी दौरान एक ओची लुढ़कती हुई यूरी से टकरा जाती है। उसकी आंखों में डर था, पर फिर भी वो यूरी के सामने खड़ी थी, क्योंकि उसका बच्चा पेड़ पर फंसा हुआ था और वह उसे बचाना चाहती थी। ये देखकर यूरी भावुक हो गई और यूरी ने उसकी मदद के लिए बच्चे को पेड़ से नीचे उतारने का फैसला किया। अभी वो बच्चे को नीचे भी नहीं ला पाई थी कि यूरी के एक साथी ने माँ ओची पर हमला कर दिया। वो बुरी तरह घायल हो गई और उसके साथी उसे यहाँ से ले गए। हालांकि उसका बच्चा उसी जंगल में गुम हो गया। सुबह पेत्रो बच्चों के साथ घर लौटा और सबकी तारीफ भी की, क्योंकि उन्होंने रात में अच्छा काम किया था। लेकिन वे कोई शिकार नहीं कर पाए थे, इसलिए वह अपने पास शिकार सीखने आए हुए सभी बच्चों से और ज़्यादा मेहनत करने को कहता है, ठीक रबातों की तरह जिसने कल माँ ओची पर हमला किया था। कुछ देर बाद खाने की मेज पर पेत्रो रबातों के सामने यूरी को भला बुरा कहता है, क्योंकि शिकार में उसका प्रदर्शन सबसे बुरा था। इसलिए वह गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। वह जंगल में अपना मूड ठीक करने आई थी, लेकिन तभी उसे एक गुफा से तेज आवाज़ सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा, वहाँ वही फंसा हुआ बच्चा ओची था, जिसकी माँ उसे बचा नहीं पाई थी। यूरी को देखकर वह डर गया और जोर से रोने लगा, कहीं वह यूरी को काट ना ले। इसलिए यूरी उसके गले में एक छड़ी डालकर उसे जाल से आज़ाद करा देती है। लेकिन चोट की वजह से वह चल नहीं पा रहा था, इसलिए दया करके यूरी उसे अपने थैले में छिपा लेती है और अपने घर ले आती है। इस बच्चे ओची की पट्टी बांधने के बाद उसे भी समझ आ जाता है कि यूरी उसका दुश्मन नहीं है, और इस तरह उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। ओची और यूरी एक दूसरे के साथ खेलने भी लगते हैं, लेकिन तभी बाहर शिकार का अभ्यास कर रहे बच्चों की गोलियों की आवाज़ सुनकर ओची को कल की पूरी घटना याद आ जाती है। वह डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी यूरी उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर सभी ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। जानवर को ढूंढते हुए रबातो बंदूक लेकर इधर आ गया और उसने ओची को भी देख लिया। इससे पहले कि वह उसे मार पाता, यूरी उस बच्चे ओची के सामने आ जाती है और वह रबातो से कहती है कि यह तो बस एक मासूम बच्चा है, यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह बस अपनी माँ से बिछड़ गया है। मैं बस इसे इसकी माँ के पास ले जाना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि तुम में भी इतनी इंसानियत है कि तुम इस मासूम बच्चे को नहीं मारोगे। यह सुनकर रबातो भी थोड़ा भावुक हो गया और अपनी बंदूक नीचे रख दी। फिर यूरी इस बच्चे ओची को अपने बैग में डालकर खिड़की से भाग गई। रबातो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि उसके मालिक पेत्रो के पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताता। अब मालिक यूरी के लिए परेशान हो जाता है। इसके बाद वह यूरी के कमरे में आया तो उसे एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। यूरी के कमरे में उसे थोड़ा खून और जानवरों के बाल भी मिले, जिससे उसे लगा कि यूरी किसी मुसीबत में है। उन्होंने बाहर जाकर सभी बच्चों को बताया कि किसी ने यूरी का अपहरण कर लिया है और वह मुसीबत में है। सभी बच्चे हथियार लेकर तैयार हो गए और गाड़ी में बैठकर यूरी को बचाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन यूरी नहीं मिली। इसके बाद हमें यूरी को दिखाया गया कि वो किसी दूसरे शहर में पहुँच गई है। यूरी को अब बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो एक जनरल स्टोर पर गई। वो कुछ सामान खरीद ही रही थी कि ओची उसके बैग से बाहर निकलने लगा। कई लड़कियों ने ओची को देखा और चीखने लगी। यहाँ तक कि एक लड़की ने उसे मारने के लिए उस पर बंदूक भी तान दी, लेकिन ओची की जान बचाने के लिए यूरी को स्टोर के फ्रिज में छिपना पड़ा। ओची अभी भी चीख रहा था, इसलिए यूरी अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर रही थी, और ऐसे में ओची उसके हाथ पर काट लेती है, जिससे यूरी जोर से चीखती है और सबका ध्यान एक बार फिर उनकी तरफ चला जाता है। खुद को बचाने के लिए वह एक गाड़ी का सहारा लेती है और जल्दी से स्मार्ट की खिड़कियों को तोड़कर भाग जाती है। अब उसे पास में एक कार दिखाई देती है। यह उसकी अच्छी किस्मत थी कि चाबियां भी कार के अंदर थी, और वह कार को चलाकर चली जाती है। अब जहां यूरी को ओची ने काटा था, हम देखते हैं कि वह जगह पूरी तरह से सूज गई थी और उस जगह पर छाले पड़ने लगे थे।
और साथ ही उसका हाथ भी ओची की तरह नीला पड़ने लगा था। अब यूरी को भी बहुत चक्कर आने लगे, इसलिए वह कार को ठीक से नहीं चला पा रही थी और कार को सड़क के किनारे उतार देती है। मास्टर पेत्रो अभी भी यूरी की तलाश में था। जब वह सड़क से गुजरता है तो उसे वही दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई देती है जिसकी पुलिस जांच कर रही थी। अब कुछ देर बाद हमें यूरी दिखाई देती है जो एक नदी के किनारे बैठी थी और अब उसका पूरा शरीर इस ओची की तरह नीला पड़ गया था। उसे पता था कि उसके अंदर जहर फैल रहा है, इसलिए वो पानी से कुछ जोंक पकड़ती है और उन्हें अपने ऊपर डालती है ताकि वो उसका खून चूस सके। ओची के काटने पर उसके अंदर एक और बड़ा बदलाव भी आया कि वो इस ओची की बातें समझ पा रही थी और बोल भी पा रही थी। अब जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो भी ओची की भाषा समझ पा रही है तो वो खुशी से हिलने लगती है और हिलते डुलते उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है जो असल में एक जाल था जिसमें वह कैद हो जाती है। और ओची उसे देखती रही कि कब वो बाहर आएगी, लेकिन जाल में गिरने से उसे इतनी चोटें आई कि उसका उठना भी मुश्किल हो गया। अब ओची एक पेड़ पर बैठ जाती है, ऊपर चढ़कर उसके बाहर आने का इंतज़ार करती है और दूसरी तरफ मास्टर पेत्रो भी उसी जंगल की तरफ आते हैं जहां उस समय यूरी थी। पैरों के निशानों से वो समझ गए कि यूरी अब उनके पास है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरी जो एक गड्ढे में गिर गई थी उसे एक महिला बचाती है जो उसे अपनी पीठ पर लादकर अपने घर ले जाती है। जैसे ही यूरी को होश आता है वो इधर उधर देखती है और उस महिला को माँ कहती है जिसने उसकी जान बचाई थी। असल में ये महिला उसकी माँ थी। यूरी अपनी माँ से पूछती है कि माँ वो बच्ची ओची कहाँ है, मुझे उसे उसकी माँ के पास ले जाना है। वह अब एक बांसुरी उठाती है और उसे बजाती है जो ओची की आवाज़ जैसे ही ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। यह सुनकर यूरी उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस बच्चे ओची तक पहुंचना है और उसे उसकी माँ के पास ले जाना है। मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया है। सुबह यूरी उस ओची की आवाज़ से जाग जाती है, लेकिन वह देखती है कि वह उसकी माँ की बांसुरी की आवाज़ थी। उसका पीछा करते हुए वह एक जगह जाती है और वहाँ उसे बहुत सारी किताबें और शोध पत्र मिलते हैं जो उसकी माँ ने ओची पर किए थे। उसकी माँ उसे बताती है कि जिन जीवों के बारे में तुम अच्छा सोच रही हो वे उस अच्छाई के लायक नहीं हैं। तुम्हारे पास जो बेबी ओची है तुम उसे उसकी माँ के पास ले जाओगी, लेकिन अगर उन्हें इस बच्चे में से इंसानों की गंध आएगी तो वे उसे भी मार देंगे। फिर तुम्हारी मेहनत का क्या फ़ायदा। यह सुनकर यूरी को गुस्सा आता है और वह अपनी माँ पर चिल्लाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है और वह कहती है कि जो माँ अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच सकती वह दूसरे के बच्चे के बारे में क्या परवाह करेगी। वह यहाँ अपनी माँ द्वारा बनाए गए नक्शे को देखती है और उसे पता चलता है कि ओची का दूसरा स्थान कहाँ है। रास्ता देखने के बाद वह अपनी माँ को छोड़ देती है और बाहर जाती है। वह अपने खाने के लिए कुछ चीज़ें उठाती है और फिर बेबी ओची को खोजने का फैसला करती है। जब यूरी यहाँ से जा रही थी तो रबातो उसे देख लेता है और वह मास्टर पेत्रो को उसके यहाँ होने की सूचना देता है। जब मास्टर पेत्रो यहाँ आए तब तक यूरी यहाँ से जा चुकी थी। अंदर जाने पर वह यूरी की माँ से मिले और उन्होंने उससे यूरी के बारे में पूछा। वह पेत्रो को बताती है कि यूरी मेरी बेटी है और वह उस ओची को ढूंढने के लिए यहाँ से जा चुकी है और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार मानूंगी। ऐसी बातें कहते हुए उनके बीच बहस बढ़ जाती है और हाथापाई हो जाती है। बच्चे उनकी हाथापाई बंद करवाते हैं और अंदर जाकर इस घर की जांच शुरू करते हैं जहाँ रबातो को वही नक्शा मिलता है जिसे देखकर यूरी यहाँ से गई थी। नक्शे पर ओची की लोकेशन थी। वे जानते थे कि यूरी वहाँ गई होगी, इसलिए उन्होंने भी वहाँ जाने का फैसला किया। इधर यूरी काफ़ी देर से जंगल में उस ओची को ढूंढ रही थी। वह उसे ओची की आवाज़ में पुकारती है, लेकिन काफ़ी देर तक उस बच्ची को न पाकर थक जाती है और रोने लगती है। तभी ओची यूरी को देख लेता है और वह यूरी को ज़ोर से पुकारता है। उसे देखकर यूरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह पेड़ पर चढ़ जाती है और उसे नीचे उतार लाती है। अब रात हो चुकी थी। यूरी खाना खाती है, दूध पीती है और नन्हे ओची को भी दूध पिलाती है और फिर ओची को उसकी ही भाषा में कहती है कि अभी रात हो गई है, लेकिन सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। सुबह होते ही यूरी एक छोटी सी बोट बनाती है क्योंकि उसे नदी पार करनी थी। नदी पार करने के बाद ये लोग पहाड़ों के उस पार जाते हैं जो एक खूबसूरत दुनिया थी। खूबसूरत पहाड़ और उनमें छोटी छोटी गुफाएं जिनके अंदर ये सभी ओची छिपे हुए थे। यूरी के पास नन्हा ओची अपनी प्रजाति को पुकारता है। सभी खुशी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन यूरी को देखते ही सभी वापस अपनी गुफाओं में छिप जाते हैं। यह देखकर यूरी समझ जाती है कि उसकी माँ सच कह रही थी कि जब ये ओची इस बच्चे को मेरे साथ देखेंगे तो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पेत्रो भी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचता है और आते ही गोलाबारी शुरू कर देता है। यूरी नहीं चाहती थी कि यहाँ किसी ओची को नुकसान पहुँचे, खासकर उसके साथ मौजूद बेबी ओची को। इसलिए जब वह उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है तभी उसकी राफ्ट भी पलट जाती है और वह पानी में गिर जाती है।
पेत्रो उसे ओची को छोड़कर उसके पास आने के लिए कहता है, लेकिन यूरी उसकी बात नहीं मानती और खुद को उनसे बचाने के लिए तेजी से तैरते हुए एक बड़ी गुफा के अंदर चली जाती है। यह गुफा बहुत खतरनाक थी, लेकिन यूरी को किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा था। मास्टर पेत्रो किसी भी कीमत पर यूरी को बचाना चाहता था, इसलिए वह खुद उस गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है, क्योंकि यह गुफा बहुत खतरनाक थी। पेत्रो यूरी को पकड़ने के लिए इस गुफा में तेजी से भागता है और गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वह लकड़ियों में फंस जाता है। ये लकड़ियाँ बहुत भारी थी, जिनके अंदर वह फंस गया। यह देखकर यूरी को उस पर दया आ गई। वहां आकर उसने लकड़ियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन यह लकड़ी इतनी भारी थी कि यूरी इन्हें एक बार में हिला भी नहीं सकी। और तभी ओची पीछे से निकला और पहली बार पेत्रो को देखा। पेत्रो ने भी उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें मासूम थी। यह देखकर पेत्रो को पहली बार एहसास हुआ कि हम इन जीवों को बहुत बुरा मानते हैं। असल में ये जीव बुरे नहीं हैं, इसलिए पहली बार उसे भी इस बच्चे को ओची से प्यार हो जाता है और वह इन्हें मारने की अपनी सोच बदल देता है। इधर यूरी अकेले ही उस लकड़ी को हटाने की फिर से कोशिश करती है और आखिरकार यूरी और पेत्रो दोनों की कोशिशों के बाद पेत्रो इस जाल से आज़ाद हो जाता है। वहां आते ही हम देखते हैं कि जो बच्चे बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे वो भी यूरी की राफ्ट के जरिए इस गुफा के अंदर आ गए और उनके पीछे यूरी की माँ भी आ गई, क्योंकि उन्हें भी यूरी को बचाना था। आखिरकार यूरी और पेत्रो सबसे पहले इस गुफा को पार करते हैं और एक नई खूबसूरत और जादुई जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह हकीकत में जादुई नहीं थी, लेकिन इसका एहसास बहुत जादुई था। ऐसी खूबसूरती उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यहीं पर सभी जीव बाहर आते हैं और इन इंसानों को भी देखते हैं। पेत्रो और यूरी ने सोचा कि वो अपने और जीवों के बीच के इस रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे, लेकिन तभी पेत्रो ने पीछे से देखा कि उसके शिकारी बच्चे इन जीवों को बंदूक से मारने की तैयारी कर रहे थे। पेत्रो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक बच्चा गोली चला देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी जीव अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। जिसके बाद ये जीव क्रोधित हो गए थे। स्थिति को संभालने के लिए यूरी की माँ अब अपनी बांसुरी बजाती है और इन जीवों से बात करती है और उन्हें समझाती है कि इन इंसानों का कोई बुरा इरादा नहीं है, वे केवल उनके एक बच्चे को उन्हें लौटाने आए थे। यह सुनकर वे ओची भी शांत हो जाते हैं। इसके बाद यूरी जाकर बच्चे ओची को उसकी माँ को सौंप देती है और ओची अपनी माँ को गले लगा लेता है। एक माँ और बच्चे के पूर्ण मिलन के एहसास से यूरी बहुत भावुक हो जाती है। फिर वह अपनी माँ की ओर देखती है जो आंसू बहा रही थी। अब उसकी माँ और वह एक दूसरे के करीब आती हैं और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। इसी ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।